संस्कृत सप्ताह के अवसर पर गौरी शंकर संस्कृत स्नातकोत्तर महाविद्यालय के इस पेज पर पधारने वाले सभी मित्रों, संस्कृत के शुभचिंतकों, शुभेच्छुओं, पढ़ने वाले बच्चे, पढ़ाने वाले अध्यापकों और सभी संस्कृत प्रेमियों को हार्दिक वंदन और अभिनंदन करता हूँ। मैं हूँ जगदानंद झा और आज चर्चा का विषय है संस्कृत शिक्षा और रोजगार के अवसर के विषय में। संस्कृत शिक्षा के बारे में चर्चा पहले हम करेंगे और उसके बाद हम इसमें रोजगार की संभावना कहाँ कहाँ पर है, कहाँ कहाँ अवसर हैं, संस्कृत पढ़ करके क्या किया जा सकता है, इस पर भी हम प्रकाश डालेंगे। यूँ तो अभी तक ऑनलाइन माध्यम से यदि आप खोजें संस्कृत में रोजगार तो तमाम ऐसे वेबसाइट हैं जहाँ पर इससे संबंधित सूचना मिल जाती है। इसीलिए मैं कुछ अलग कहना चाहता हूँ और यह सब काम बहुत पहले कर लिया गया है। मैं आपको स्रोत बता दूंगा ताकि यदि हम और हमारे जैसे लोग आपके सम्मुख नहीं भी आते हैं तो आप उन चीज़ों को खोज सकें। तो चलिए मैं अपना वक्तव्य शुरू करूं। सबसे पहले संस्कृत शिक्षा की बात आती है। संस्कृत शिक्षा की दो धाराएं हैं। एक वो धारा है जो माध्यमिक धारा से होते हुए प्योर संस्कृत मीडियम से होते हुए आचार्य पर्यंत तक की डिग्री ली जाती है। प्रथमा से लेकर के आचार्य तक की उपाधि जहाँ मिलती है उसको परंपरागत धारा कहा जाता है। अलग अलग प्रदेशों में इन उपाधियों के अलग अलग नाम होते हैं। कहीं पर प्राक शास्त्री कहा जाता है, शास्त्री के पहले अर्थात बीए के पहले की जो कक्षा होती है उसे प्राक शास्त्री कहा जाता है। कहीं पर उसको उपशास्त्री कहा जाता है, कहीं पर उसे उत्तर मध्यमा के नाम से कहा जाता है। इस प्रकार से उपाधि के नाम की भिन्नता होती है, लेकिन ये सभी परंपरागत धारा की शिक्षा है। परंपरागत धारा की शिक्षा में यहाँ पर मौलिक जो संस्कृत के ग्रंथ हैं वह गुरुमुख से पढ़ा जाता है और उसका माध्यम अधिकतम संस्कृत ही होता है। उसे संस्कृत माध्यम से बच्चे सीखते हैं। यहाँ का पाठ्यक्रम थोड़ा कठिन होता है क्योंकि वो बच्चे कक्षा 6 से कहीं पर कक्षा 7 से संस्कृत पढ़ना आरंभ कर देते हैं। ठीक इसको आप उसी तरह समझ सकते हैं जैसे इंग्लिश मीडियम के बच्चे कक्षा 1 से ही अंग्रेजी पढ़ना शुरू कर देते हैं, वैसे ही यहाँ पर कक्षा 6 से वे संस्कृत माध्यम से संस्कृत की पुस्तकों को पढ़ने लगते हैं। इससे उनका संस्कृत काफ़ी मजबूत हो जाता है और वो आचार्य पहुँचते पहुँचते अपने विषय का अच्छा विद्वान हो जाता है। यह तो हुई एक परंपरागत धारा। दूसरी धारा जिसको आधुनिक धारा कही जाती है, यह संस्कृत विश्वविद्यालय के इतर जो आधुनिक विश्वविद्यालय हैं जहां मानविकी वर्गों के साथ साथ अन्य विषयों की भी शिक्षा दी जाती है, उसमें एक विभाग के रूप में संस्कृत विभाग होता है। कई जगह उसे संस्कृत एवं पाली विभाग, कहीं प्राकृत विभाग, ऐसे करके उसका विभाग का नाम होता है। वहां पर बीए इन संस्कृत, एमए इन संस्कृत की उपाधि मिलती है। तो अब तक आपको स्पष्ट हो गया होगा कि संस्कृत शिक्षा में दो धाराएं हैं। कहीं पर आधुनिक धारा है और कहीं पर परंपरागत धारा है। इस देश में 15 ऐसे विश्वविद्यालय हैं। जिस 15 विश्वविद्यालयों में परंपरागत धारा की संस्कृत शिक्षा दी जाती है। आप जानते होंगे कि विश्वविद्यालय में बीए से कक्षा शुरू होती है और एमए, पीएचडी और उसके बाद की भी उपाधियां होती है। उसको विद्यावारिधि, विद्यावाचस्पति आदि नामों से कहा जाता है। तो मैं आपको और बताता हूं कि उपाधि यहाँ क्या क्या होती है, इसके बारे में एक दो चीजें और बता दूं। जैसे आप वहाँ पीएचडी कहते हैं, शोध की उपाधि, यहाँ पर उसको विद्यावारिधि कहा जाता है और वहाँ जो डिलीट कहते हैं उसको यहाँ पर विद्यावाचस्पति नाम दिया गया है। ये उपाधि के नाम में अंतर है, दोनों की समकक्षता होती है।
अब चलते हैं कि इन विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करने के लिए क्या करना पड़ता है। यह मैं बताऊं इसके पहले एक चीज और मुझे स्मरण में हो गया है खगेंद्र जी, कि अपने देश में महर्षि सांदीपनी केंद्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान है और वहाँ पर भी माध्यमिक स्तर का वेद विद्या वहाँ पर दी जाती है। वहाँ वेद का कंठस्थीकरण कराया जाता है, साथ में और भी आधुनिक विषय वहाँ पढ़ाए जाते हैं। तो इस रूप से आप यदि देखें तो परंपरागत धारा में वेद की एक धारा अलग हो जाती है। चूंकि आप उस शिक्षा को जब समझ लेते हैं कि डिग्री कौन कौन सी होती है, उपाधियां कौन कौन सी है, शिक्षा कैसी है, तो आप आगे रोजगार को ठीक से समझ पाएंगे। यदि उपाधि को ठीक से नहीं समझे, उसके कोर्स को ठीक से आपने नहीं समझा, तो रोजगार को समझना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए अब एक क्रम से हम चलते हैं। बिहार जैसा राज्य है, वहाँ पर कक्षा 10 तक माध्यमिक शिक्षा में आता है और उपशास्त्री से लेकर के आचार्य PhD ये उच्च शिक्षा में वहाँ चला जाता है। वहाँ कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय वो उपाधि देता है। कक्षा 10 तक की वहाँ जो उपाधि है परंपरागत धारा में, उसमें केवल दो विषय संस्कृत के पढ़ने होते हैं और 8 वो विषय होते हैं जो आप बिहार शिक्षा बोर्ड के विषयों में लगे होते हैं। जो सब्जेक्ट, वही सब्जेक्ट पढ़ना होता है। उसी चीज का अनुसरण उत्तर प्रदेश में भी किया गया है। यहाँ पर भी करीब करीब वैसा ही कोर्स डिजाइन किया गया है, बल्कि उससे कुछ और अच्छा कोर्स डिजाइन यहाँ कर दिया गया। यह कोर्स डिजाइन क्यों किया गया है, इसके बारे में मैं थोड़ा और आगे बताऊंगा। अभी इतना ही बताऊं कि ये रोजगार को सृजित करने, रोजगार के अवसर में बच्चों को जो अवसर मिलना चाहिए वो अवसर वो ले सके, इसके लिए कोर्स में कुछ परिवर्तन किया गया है। साथ ही जो संस्कृत की अपनी मूल भावना है, इन उपाधियों को, इन विद्यालयों के स्थापना के पीछे जो तर्क हैं, जो सोच है, वह सोच भी अखंडित रहे, सुरक्षित रहे। इसीलिए यहाँ पर 2 और 3 विषय संस्कृत के होते हैं और विषय अन्य विषय होते हैं। इतिहास हुआ, भूगोल हुआ, नागरिक शास्त्र हुआ, गणित हुआ, अंग्रेजी हुआ, अर्थात कला वर्ग से संबंधित जितने विषय होते हैं, लड़कियों के लिए या पुरुषों के लिए कहिए, गृह विज्ञान हुआ, कंप्यूटर साइंस हुआ, वो सारे विषय समाहित किए गए हैं। तो अब जो बच्चा कहीं विद्यालय में परंपरागत धारा में प्रवेश लेता है कक्षा 6 के बाद, तो वह अन्य विषयों को भी पढ़ना शुरू कर देता है, जबकि आज से कुछ वर्ष पहले ये स्थिति नहीं थी। आज से कुछ साल पहले तक बीएड करने की आवश्यकता नहीं होती थी। आप यदि आचार्य कर लेते थे तो उसकी समकक्षता मानते हुए कई राज्यों में नौकरी के अवसर मिल जाते थे, शिक्षा में अवसर मिल जाते थे। जैसे जैसे वहाँ पर रोजगार में नियम परिवर्तन होते गए, वैसे ही यहाँ पर कोर्स डिजाइन भी परिवर्तन करना पड़ा या करते गए लोग। तो आज के समय में आप कक्षा 10 तक 12 तक आधुनिक सभी विषय पढ़ते हैं और इन विषयों को पढ़ने के बाद आप देश के उन सभी नौकरियों को पा सकते हैं जिन नौकरी को कोई मानविकी विषय का छात्र पा सकता है। अर्थात यदि पूरे शिक्षा व्यवस्था को देखें तो इसमें एक मानविकी वर्ग होता है, दूसरा वर्ग लॉ का है, वाणिज्य का है, साइंस का है, उसी में मेडिकल आता है और इंजीनियरिंग आदि आ जाते हैं। तो इस रूप में आप देखते हैं तो संस्कृत पढ़ने के बाद आप मेडिकल के क्षेत्र में जाएंगे। मेडिकल में आप आयुर्वेद विषय का चयन कर सकते हैं, वहां तक जा सकते हैं। लेकिन आप चाहें कि MBBS बनना चाहें तो नहीं बन पाएंगे। यदि आप इंजीनियरिंग करने के लिए चलेंगे तो नहीं करेंगे। यह ये मोटी मोटी बातें मैं आपको बता रहा हूं। मैं वो भी आपको बताऊंगा कि कौन ऐसा विश्वविद्यालय है जहां प्रवेश लेने के बाद, जहां की उपाधि लेने के बाद आप और भी क्षेत्र में जा सकते हैं। जैसे प्रबंधन का क्षेत्र हुआ, उसमें भी आप जा सकते हैं। ऐसे भी विश्वविद्यालय हैं और ऐसे भी कोर्स डिजाइन किए गए हैं। यहाँ समस्या क्या है? अक्सर मेरे भी पास फोन आते रहता है, अध्यापकों के भी आते हैं। उनके यहाँ विद्यालय में प्रवेश लेने वाले बच्चों की कमी होती है।
इसका मुख्य कारण ये है कि वो अध्यापक कहाँ क्या हो रहा है इस विषय से अपडेट नहीं हो पाते हैं। उनको यह जानकारी नहीं होती है कि किस विश्वविद्यालय का कौन कौन सा कोर्स है और उस कोर्स को करने के बाद कहाँ कहाँ वो रोजगार पा सकता है। इसके कारण कई बार आपके अध्यापक आपको ठीक से मार्गदर्शन नहीं दे पाते हैं, आपको बता नहीं पाते हैं। समस्या वहाँ है, समस्या विषय में नहीं है। संस्कृत विश्वविद्यालयों द्वारा माध्यमिक जो बोर्ड हैं संस्कृत के, उसके द्वारा दी जा रही उपाधियों में कहीं कोई कमी नहीं है, कोई दोष नहीं है इन उपाधियों। समस्या दो चीज है और उसके बारे में भी थोड़ी सी बातें मैं और कह दूंगा। तो ये स्थिति है कि मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, बंगाल हो या दक्षिण का कोई राज्य हो, यहाँ यदि आप संस्कृत पढ़ते हैं तो कक्षा 12 तक आप इसमें से प्रयास करें कि आधुनिक विषयों को और विषयों को भी पढ़ सकें। इसको पढ़ने का लाभ यह होगा कि आप उन सभी नौकरियों को पा सकते हैं जिस नौकरी को एक इतिहास पढ़ने वाला, एक नागरिक शास्त्र पढ़ने वाला या एक ऐसे मानविकी वर्ग के अन्य विषयों को पढ़ करके नौकरी करने वाला जिस नौकरी को पाएगा उस नौकरी को आप भी पा सकते हैं। कोई फर्क नहीं है। और मैं यह भी बताऊंगा आपको कि यदि आप कोई ऐसे विषय लेने जा रहे हैं मानविकी विषय, मानविकी वर्ग का विषय, तो आप सावधान हो जाएं, वहाँ रोजगार के अवसर कम हैं और संस्कृत में उससे कहीं अधिक रोजगार के अवसर हैं। यह भी बताऊंगा कि यदि आप इंजीनियरिंग करने के लिए जा रहे हैं और हजारों रुपया या लाखों रुपया लुटाने के बाद आप 10,000 की नौकरी करने को बाध्य होते हैं, उससे अच्छा है कि आप अपना समय बर्बाद न करें। आप उन विद्यालयों में नाम न लिखा करके संस्कृत के विद्यालय में नाम लिखा लें, आपको उससे अधिक रोजगार भी मिलेगा, स्वरोजगार भी आप कर सकते हैं, बहुत कुछ अवसर है। तो पहले आप जब विद्यालय में शिक्षा के लिए जाते हैं नामांकन के लिए, तो आप देखिए कि वहाँ का कोर्स क्या है। कोर्स में जो प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें करंट अफेयर्स से कुछ संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, समसामयिक जो घटनाक्रम होता है उससे संबंधित कुछ प्रश्न होते हैं। यह देखें कि वह जो विद्यालय है वहाँ का माहौल कैसा है, वहाँ की फैकल्टी कैसी है, वहाँ की लाइब्रेरी कैसी है, क्या वहाँ कोई समाचार पत्र आता है, क्या वहाँ के अध्यापक कोई अच्छे न्यूज़ चैनल को पढ़ते हैं, देश विदेश के खबरों से वो रूबरू होते हैं। यदि वो पढ़ते होंगे तो जो अबोध बालक हैं, जो संसार के बहुत विषयों को नहीं जानता है, जिसके घर में वो वातावरण नहीं है कि उसको पता चल सके और समाचारों का विश्लेषण वो कर सके, उसको गुरु ही, उसका शिक्षक ही उसको बताता है। आपको यह पता होगा कि जितने इंग्लिश मीडियम के स्कूल हैं या जितने ऐसे विद्यालय हैं जहां पर प्रार्थना के समय में रोज दिन बताया जाता है कि आज का मुख्य खबर क्या है, आज के मुख्य घटनाक्रम क्या है। यदि यही चीज संस्कृत विद्यालय में भी होने लगे तो उसके समसामयिक विषय तैयार हो जाते हैं। बच्चों को वहाँ पर, छोटे बच्चों को ही कहा जाता है आप मैगजीन पढ़ो, उससे भाषा विकसित होती है। संस्कृत विद्यालय में ये चीज़ नहीं कहा जाता है कि आप मैगजीन पढ़िए। मैगजीन पढ़ने से बहुत लाभ है, आप बहुत सारे विषयों की जानकारी पा लेते हैं जो कि आपके पाठ्यक्रम में नहीं होता है। क्योंकि ये इसीलिए पढ़वाया जाता है क्योंकि आगे आपको रोजगार के अवसर खोजने के लिए रोजगार जो प्रदाता होता है वह आपके कोर्स का ही केवल नहीं पूछता है, उसके अतिरिक्त रीजनिंग भी पूछता है। वो आपका देखता है कि जो समस्या आती है आपके सामने, तत्क्षण समस्या आती है, तो उसको आप कितना जल्दी सोल्व कर पाते हैं, सुलझा कैसे पाते हैं, इसके लिए रीजनिंग पूछा जाता है। आपका ब्रेन कितना शार्प है ये देखा जाता है। और यदि आपका दिमाग तेज है तो आप किसी भी कंपटीशन को फाइट कर सकते हैं। कुछ दिन पहले हमारे यहाँ सिविल सेवा परीक्षा तैयारी करने वाले विद्यार्थियों की एक सभा हो रही थी, एक समारोह चल रहा था। क्योंकि पिछले सत्र में हम लोगों ने जो पहला बैच किया था
उसमें 4 लोग सिविल सर्विसेज में चुने गए थे और नए लोगों को मार्गदर्शन मिले अच्छे अधिकारियों से, इसके लिए अधिकारी और वो बच्चे सब आए हुए थे। उसमें लखनऊ के कमिश्नर श्रीमान डी.के. ठाकुर आए हुए थे। डी.के. ठाकुर परंपरागत संस्कृत के छात्र हैं और वो कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय से पढ़े हुए हैं। ऐसे बहुत बड़ी संख्या है, यदि आपको दिखाऊं और गिनाऊं तो ऐसे आईएएस हैं, इतने अधिक पीसीएस लोग हैं जो संस्कृत से गए हुए हैं और संस्कृत के मूल धारा से गए। उन्होंने एक चीज कही कि मैं तो बीए तक केवल वो विषय पढ़ा जो मेरे कोर्स में था, लेकिन जिस विषय को मैं पढ़ा वो परफेक्ट था, उस नॉलेज में डॉट कहीं नहीं था, कहीं भी संशय की स्थिति नहीं थी। और यदि आप एक विषय को गंभीरता पूर्वक पढ़ लेते हैं, ठीक से तैयारी कर लेते हैं, तो आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करने चलते हैं तो आप सफलता पाते हुए जाते हैं। मैं भी उसका एक उदाहरण हूं। मैं भी परंपरागत छात्र हूं और जब मैं शास्त्री के कक्षा को उत्तीर्ण किया तब मेरे दोस्तों ने मुझे बताया कि आप बिलीव कर सकते हो, लाइब्रेरियन बन सकते हो। क्या आपके विद्यालय में आपके अध्यापक बताते हैं कि तुम बीएड करने के अतिरिक्त और कौन ऐसा शॉर्ट टर्म कोर्स है जिसको कर लोगे तो रोजगार पालोगे? क्या आपके अध्यापक आपको ये बताते हैं कि अपने अध्ययन के साथ साथ ये चीजें और पढ़ लोगे तो और प्रतियोगी परीक्षाओं में सेलेक्ट हो जाओगे? ये जानना जरूरी है। तो इसको जानने के लिए आप पहले सबसे पहला काम ये कीजिए कि आप जो विज्ञापन निकलते हैं उस विज्ञापन में जाइए और देखिए। कई बार विज्ञापनों में होता है वो पहले से तय करते हैं कि हम इन विषयों से आपसे प्रश्न पूछेंगे। दूसरा स्रोत ये हो सकता है, बहुत सारे ऐसे गाइड बुक आते रहते हैं, फॉर्म आते रहते हैं, उस फॉर्म को देखिए और देखिए कि हम जो पढ़े हुए हैं उस शिक्षा को लेके इस कंपटीशन को फेस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो आपको पता चलेगा कि यदि आपने सामान्य रूप से थोड़ा सा गणित पढ़ लिया है, मैट्रिकुलेशन स्तर तक का गणित आपके पास तैयार है, इतिहास तैयार है, नागरिक शास्त्र आपके पास तैयार है, थोड़ा कार्य साधक अंग्रेजी यदि आप जानते हैं, ज्यादा नहीं, कार्य साधक सामान्य भाषाएं होती है, आपको लिटरेचर नहीं पढ़ना अंग्रेजी का, तो इतना यदि आप कुछ जानते हैं, थोड़ा रीजनिंग आप सोल्व कर लेते हैं, तो आप किसी भी कंपटीशन के भागीदार हो सकते हैं। तो सामान्य अध्ययन पढ़िए। आप एक सिविल सर्विसेज का कोर्स उठा करके देख लीजिए, मैंने ब्लॉग पर भी डाल रखा है और नेट पर भी उपलब्ध है। आप देखिए उसमें से कितने कोर्स हैं, उस कोर्स को आप अपने पाठ्यक्रम का हिस्सा बना लीजिए ताकि भविष्य में जाकर रोजगार के अनंत रास्ते खुल जाएंगे। रोजगार के लिए मैं एक चीज बार बार कहता हूं और कई बार मैंने लिखा भी है अपनी पत्रिका, ब्लॉग, सब जगह पर, कि संस्कृत से रोजगार पाने या स्वरोजगार पाने के 2 रास्ते हैं। एक ये है, यदि आप रोजगार के पीछे भाग रहे हैं तो संस्कृत को एक मूल धारा में रखिए ही रखिए। दूसरा, इसको एक टूल्स के रूप में आप प्रयोग कीजिए, औजार के रूप में प्रयोग कीजिए। औजार क्या होता है? आप जो काम करने चलते हैं, यदि आपको कोई लकड़ी, ऐसी लकड़ी है जिसको पलटना हो, तो आप एक लेते हैं टूल्स, एक लाठी लेते हैं और नीचे लगा करके उसको आसानी से पलट सकते हैं। या 2 लाठी नीचे रख दिया लकड़ी के नीचे और उसको पलटे तो वो जल्दी पलट जाता है, घूम जाता है, जल्दी मूवमेंट हो जाता है। ये टूल्स का काम, कठिन चीज जल्दी से सोल्व हो जाता है। तो आप संस्कृत शिक्षा उतना जरूर ले लीजिए जितना कि किसी कंपटीशन के लिए जरूरी हो। जैसे सिविल सर्विसेज में ही यदि हम प्री पास कर लेते हैं, मेंस में संस्कृत सब्जेक्ट लेते हैं, तो प्री पास करने और मेंस का टाइम आने में 6 से 8 महीने का टाइम होता है। और यदि वो चाहे कि मैं रसगंगाधर काव्य प्रकाश से सिद्धांत कौमुदी वो सारी किताबें पढ़ करके तब परीक्षा दूं, इतना समय कहाँ, तो वो एक टूल्स के रूप में उसका इस्तेमाल करते हैं। आप जब किसी ऐसे कोचिंग संचालक के पास जाएंगे, ऑनलाइन भी आप देखते होंगे, बहुत सारे कोचिंग संचालक अपना खोल रखे हैं, यूट्यूब चैनल है उनका,
तो देखते होंगे वो टिप्स देते हैं। तो एक शास्त्रीय अध्ययन अलग होता है और एक प्रतियोगी परीक्षा को पास करने वाली ट्रिक एक वो अलग है। कम समय में अधिक तैयारी करना, देखना कि इस परीक्षा में किस प्रकार का प्रश्न आता है, पीछे साल किस प्रकार के प्रश्न आए, इन सब चीज़ों को देख करके जब आप कंपटीशन में बैठते हैं या तैयारी करते हैं तो कम समय में आप कर लेते हैं। तो मैं कह रहा था संस्कृत को टूल्स के रूप में इस्तेमाल कीजिए। और दूसरा है कि यदि कहीं संस्कृत विद्यालय में नौकरी की आ गई, कहीं वैकेंसी आ गई, विश्वविद्यालय हो, महाविद्यालय हो, आदर्श संस्कृत महाविद्यालय, उन सब जगह पर आप जा सकते हैं, वहां पर शिक्षक आप बन सकते हैं। उसके लिए जो निर्धारित योग्यता है, कहीं यूजीसी नेट पास का है, वो भी मैं बता दूंगा। चूंकि इतना बड़ा ये विषय है, इसमें से कोई एक विषय यदि खगेंद्र जी रखे होते तो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन इसमें 2 विषयों को रख लिया। और यदि आपके पास धैर्य हो तो मैं इसके ऊपर और भी विस्तार से कहूँ। दरअसल नेट पर लोगों के पास धैर्य नहीं होता है, समय नहीं होता है, तो बहुत कुछ सुनना नहीं चाहते हैं, इसीलिए बहुत कुछ व्याख्यान दे दूं और वो निरर्थक जाए तो वो अच्छा नहीं। इससे अच्छा कुछ लिख दूं, जिसको जरूरी हो वो खोजे और उसको मिल जाया करे। तो मैं कह रहा था कि जैसे अब ये रूल आ गया है, उत्तर प्रदेश में अभी मानदेय पर अध्यापक रखे जाने हैं जो ऐसे विद्यालय जो प्रबंधकीय व्यवस्था से संचालित हैं, अशासकीय विद्यालय हैं। वैसे विद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति होनी है। मैं अभी सेवा नियमावली देख रहा था, उसका माध्यमिक उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद के अध्यापकों की सेवा नियमावली को देख रहा था। मैं भी आपको एक राय दूंगा, आप यदि समय मिले तो विभिन्न विभागों के कर्मचारियों की सेवा नियमावली को देखिए। उस सेवा नियमावली को देखने से एक आपको ये ज्ञात होगा कि वैकेंसी के लिए शर्तें क्या हैं। वहाँ जो रोजगार यदि कल आएगा उस डिपार्टमेंट का, तो वो कौन कौन उपाधि मांगता है। यदि लिखा है बीए और समकक्षता, तो आप समकक्ष हैं, संस्कृत वाले समकक्ष हैं, आप भी उसको फेस कर सकते हैं, आप भी रोजगार वहाँ पा सकते हैं। तो आपके पड़ोस में यदि कोई किसी काम से जुड़ा हो, यदि कोई पुलिस में हो तो आप पुलिस विभाग का देख लीजिए, यदि कोई बैंक कर्मी हो तो आप बैंक का देख लीजिए, उस बैंक की सेवा नियमावली कर्मचारियों की क्या कहती है। तो ये भी एक स्रोत है। वैसे ये स्रोत कठिन है और यहाँ तक पहुँचने में बच्चों को बहुत दिक्कत आती है। इस काम को अध्यापकों को और जो एक्सपर्ट हैं उनको करना चाहिए। चूँकि हम लोग सब कुछ समझ जाते हैं, इसीलिए हम मूल स्रोत पर पहुँचते हैं, सेकेंडरी स्रोत हम लोग नहीं देखते हैं और उस पर विश्वास भी नहीं करते हैं। अभी आप माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद के बारे में समाचार पत्रों में न्यूज पढ़ रहे होंगे। रोज न्यूज निकल रहा है कि मानदेय पर शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। पूर्व मध्यमा तक पढ़ाने वाले शिक्षकों को 12,000 रुपया मानदेय दिया जाएगा और उत्तर मध्यमा तक के लिए 15,000 रुपया दिया जाएगा। मोटी मोटी सी बातें आपको बता दी जाती। समाचार पत्र में इतना जगह नहीं होता है कि सब कुछ वो छापे। तो गहराई से जानने के लिए और जानने के लिए उस विभाग के उसके वेबसाइट तक हम जाते हैं। जो मैं बोल रहा हूं उसमें कई व्यतिक्रम भी आएंगे, आप लोग उसको एक दूसरे से जोड़ लीजिएगा, क्योंकि मुझे वो चीजें याद आ जाती है तो मैं बीच में उन चीजों को भी बोलने लगता हूं। जैसे मैं अभी कहा वेबसाइट की बातें, तो मैं कहूंगा संस्कृत शिक्षा में अभी तक डिजिटाइजेशन, डिजिटल साक्षरता की दर में कमी है। इस बात को मैं भी महसूस कर रहा हूं और उसके पीछे कारण है, लेकिन उन कारणों के रहते हुए भी इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। जहां तक संभव हो हम ठीक करें, क्योंकि आज डिजिटल युग है। सूचना का जो प्रवाह है वो डिजिटल में ज़्यादा हो रहा है। माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद की नियुक्तियों की सूचना भी आपको 2 वेबसाइट पर मिल जाएंगे। मैंने ब्लॉग पर लिख दिया है आज, बल्कि 3 जगह से। अपने अपने जिला का जो वेबसाइट हो, संबंधित जिले के वेबसाइट पर भी सूचना मिलने की संभावना है, समाचार पत्रों में आना ही है। और माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के साइट पर भी आना है। तो थक हार करके आपको डिजिटल होना पड़ेगा। यदि रोजगार चाहिए तो आपको डिजिटल शिक्षा चाहिए।
तो डिजिटल शिक्षा पा लेते हैं तो इससे कई रास्ते खुल जाते हैं। स्वरोजगार भी आप कर सकते हैं और रोजगार भी पा सकते हैं। आप छात्रवृत्ति भी पा सकते हैं, कई जगह एडमिशन भी करा सकते हैं। जैसे अभी देश के प्रतिष्ठित संस्थाओं में से BHU का निकला है एडमिशन के लिए, वहाँ प्रवेश के लिए। BHU का नाम मैं इसी ले लेता हूँ, या JNU जैसे, या लाल बहादुर शास्त्री, ऐसी संस्थाओं का में जो फैकल्टी है वो पूरी रहती है। यहाँ जितने पद होते हैं करीब करीब सभी पद भरे होते हैं, और यहाँ वो सारे संसाधन उपलब्ध होते हैं जिसका उपयोग करके आप विभिन्न क्षेत्रों में जा सकते हैं। तो आप एक तो रोजगार समाचार में पढ़ लेते हैं। ये आप देखिए सूचना के स्रोत क्या क्या है, कैसे हमें पता चले कि रोजगार कहाँ रोजगार मिलेगी, इसकी सूचना कहाँ से आवे। तो सूचना के स्रोत पर विचार कीजिए। तो एक सूचना का स्रोत है वेबसाइट। आपको वहां से पता चलता है कि यहाँ रोजगार वेबसाइट पर लोग विज्ञापन देते हैं। वो अपना विभाग वाला तो खुद का देता ही है, और प्राइवेट भी कई लोग करते हैं, जैसे naukri.com है, सरकारी नौकरी के लिए हैं। तमाम ऐसे वेबसाइट डेवलप हो गए हैं जहां पर आप अपना रजिस्ट्रेशन भी करा देते हैं तो आपके पास सूचना आती रहेगी कि यहाँ वैकेंसी आ गई है, भर दीजिए। दूसरा, समाचार पत्रों में भी विज्ञापन आते रहते हैं, टीवी पर भी आते रहता है। आप यदि प्रादेशिक समाचार देखें, निजी चैनल को छोड़ दीजिए, निजी चैनल नहीं देता है। सरकारी चैनल जैसे DD उत्तराखंड हो गया, DD UP हो गए, मध्य प्रदेश हो गए, तो DD न्यूज चैनल पर भी रोजगार के बारे में सूचना वहां मिल जाती है, तो उसको भी आप देखिए। तो जब वहां आप देखते हैं रोजगार सूचना और उसमें शैक्षिक अर्हता मांगता है, तो बच्चों को चाहिए कि कक्षा 10 में पहुंचते पहुंचते वो देखना शुरू कर दे कि वहाँ शैक्षिक अर्हता और सारी चीज़ें जो मांगी जा रही है, अपने अभिभावकों से, अपने शिक्षकों से उसके बारे में चर्चा करे कि क्या मैं कल ऐसा बन सकता हूँ, यदि बन सकता हूँ तो मुझे इसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, और उच्च शिक्षा में जाने के लिए मुझे कहाँ जाना चाहिए, किस इंस्टीट्यूट में जाना चाहिए, कहाँ मैं जाऊँगा जहाँ से रोजगार के अवसर बढ़ जाएंगे। आपको कोई भी व्यक्ति ये बता देगा कि तुम संस्कृत पढ़ोगे तो एक टीचर बन जाओगे, B.Ed कर लेना, तुम नेट क्वालिफाई JRF कर लेना तो यूनिवर्सिटी के लिए चले जाओगे, और PhD भी साथ में कर लेना। ये सारी चीज़ें तो कोई भी बता देगा कि धर्मगुरु में तुम चले जाओगे तो ये बन जाओगे वो, लेकिन बहुत सारी चीज़ें उसके अतिरिक्त जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊँगा। वो मैं ये बताऊंगा कि आप ऐसे इंस्टीट्यूट में नाम लिखाएं जहां पर कला विषय की भी शिक्षा दी जा रही हो। कला में, ललित कला में संगीत, नृत्य, नाटक, शिल्प, इन कलाओं की भी व्यवस्था वहां पर हो, NSS की सुविधा वहां पर हो। तो जिस विश्वविद्यालय में NSS नहीं हो, NCC नहीं हो, उन बच्चों को बहुत ज़्यादा वहां अवसर नहीं मिलते हैं। अब मैं BHU की चर्चा कर रहा था। BHU में सारे फैकल्टीज हैं, तो आप एक तो धारा संस्कृत से कर लीजिए, शास्त्री कर लीजिए, आचार्य कर लीजिए, लेकिन शास्त्री करने के साथ साथ या BA इन संस्कृत करने के साथ साथ आप संस्कृत में वो संगीत में डिप्लोमा कर लीजिए, गायन में डिप्लोमा कर लीजिए यदि आपका कंठस्वर अच्छा है तो, और बाद में जा करके आप गायन के क्षेत्र में जा सकते हैं। लोकल गायक होने से लेकर के मुंबई तक आप पहुंच सकते हैं, इसके लिए कोई नहीं रोका है आपको। आप बहुत सारे अपना एल्बम जारी कर सकते हैं, अपना साइट डेवलप कर सकते हैं, और यदि आप उस साइट पर इतना ज़्यादा ट्रैफिक आ गया, आप जानते होंगे कि एक अच्छे कवि, हिंदी के कवि बन जाते हैं तो 10,000, 20,000, 50,000, 1,00,000 रुपया मिल सकता है आपको। कोई नहीं रोका है आप हिंदी कवि बनने को। यदि आप में प्रतिभा है, क्षमता है, स्वरोजगार कर लीजिए, हिंदी का, संस्कृत का कवि बनिए, हिंदी का भी बन जाइए। ऐसे हिंदी साहित्य के आरंभिक काल में जितने लेखक और कवि हुए हैं, चाहे निराला जी हों चाहे जो हो, वो सभी संस्कृत के ही विद्वान थे। और आज कवि सम्मेलनों को आप सुनिए, हमारे कई ऐसे अनुज हैं, दोस्त हैं जो कवि सम्मेलन से ही अपना पूरा का पूरा जीवन चला रहे हैं। और यदि वो एक साइट अपना बना लेते हैं तो उस पर ऐड आप दे दीजिए, एक ऐड देने का 10,000 से 20,000 रुपये आप वसूल सकते हैं। तो चूंकि आपको रास्ते नहीं मालूम है, आपको पता नहीं कहाँ से पैसा पैदा होगा,
तेल कहाँ से निकल आएगा। इसीलिए होता है कि कोई आवे और हमको बता दे कि बच्चा ये फार्म भर दो और वहाँ चले जाना, नौकरी मिल जाएगी। ऐसा नहीं, बहुत फाइट है। हाँ, और क्षेत्रों से संस्कृत में कम फाइट। यदि आप संस्कृत पढ़ रहे हैं तो आपको ज़्यादा लोगों से संघर्ष नहीं करना है, ज़्यादा आपके कॉम्पिटिटिव लोग नहीं, कम लोग हैं। तो मैं कह रहा था आप संगीत के क्षेत्र में जाइए। कल हमारे यहाँ एक सज्जन आए थे, अथर्ववेद के विद्वान थे, अथर्ववेद का पाठ कर रहे थे। उन्होंने हमसे बताया, वो हमसे पहले से परिचित हैं, उन्होंने बताया गुरुजी मैं ये डांस के क्षेत्र में मैं सीख चुका हूँ और नाटक मैं सीखा हूँ, और दिल्ली जा कर के राधा वल्लभ त्रिपाठी जी से और तमाम विद्वानों का नाम बता रहे थे। उन्होंने बाद में अपनी एक संस्था खोली नाट्य के क्षेत्र में। तो यदि आप उस क्षेत्र में भी जाते हैं, वहाँ भी रोजगार के अवसर हैं। आप अच्छे रंगकर्मी हो सकते हैं, आप 10 रूपक पढ़ते हैं, आप नाट्य शास्त्र पढ़ते हैं, तो आपको नाट्य के तत्व तो मालूम है, आप उसको प्रैक्टिकली क्यों नहीं लेते हैं। संस्कृत के साथ समस्या ये है कि हम केवल थ्योरी पढ़ करके रह जाते हैं, उसका प्रैक्टिकल नहीं करते हैं। और जब हम प्रैक्टिकल में नहीं जाएंगे तब तक पैसा पैदा नहीं होगा। जब तक हम हवन नहीं कराएंगे और केवल वेद मंत्र याद कर लेंगे तो पैसा पैदा नहीं होगा। कर्मकांड प्रैक्टिकल है। तो इसीलिए आप उन धर्म ग्रंथों को पढ़ें, उन दार्शनिक सिद्धांतों को पढ़ें, दर्शन ग्रंथों को पढ़ें, और उसका अप्लाइड साइंस, उसका एप्लीकेशन कैसे होगा, उसको लागू समाज में कैसे, उसको बेचेंगे कैसे, उसकी मार्केटिंग कैसे की जाती है और कैसे लोग कर सकते हैं, इसके बारे में आपस में चर्चा कीजिए। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, उसमें जो आपके लिए अच्छा लगे वो आप कर लीजिए। तो आप संगीत के क्षेत्र में जा सकते हैं, अच्छे गायक। यदि आपका गला ठीक नहीं है तो आप वादक बन जाइए। मैं सितार बजाना सीखता था बच्चे में, मैं भी तबला भी बजाना थोड़ा सीखा और बांसुरी भी सीखा था, लेकिन मैं बिलीव करके लाइब्रेरियन की तरफ आया और इधर आगे बढ़ते हुए दूसरे रास्ते में निकल आया। तो मैं आपको ये कहता हूँ कि आप एक सितार वादक हो जाइए। जिनसे मैं पढ़ता था, आपको मालूम होना चाहिए, वाराणसी के घराने से वो हैं शिवनाथ मिश्र जी, पूज्य शिवनाथ मिश्र जी। 22 देशों में उनका इंस्टीट्यूट चल रहा है। जब मैं पढ़ता था तो 22 देशों में उनका इंस्टीट्यूट खुला हुआ था, केवल भारत में ही नहीं। और उनके लड़के का नाम है देवव्रत मिश्र, वो हमारे फेसबुक से जुड़े हुए हैं। वो जाते हैं विदेशों में सिखाने के लिए, तो आप भी सीख सकते हैं। संस्कृत भी पढ़िए, वो भी पढ़ लीजिए, और संस्कृत को गाइए तो विदेशों में और ज़्यादा पैसा मिलेगा आपको। तो रास्ते उधर भी हैं। मूर्ति कला में भी पैसा है। सरस्वती पूजा होती है और उस समय हजारों मूर्तियां बनती, गणेश जी की मूर्तियां बनती। तो तक्षण कला या मूर्ति कला के क्षेत्र में भी आप जा सकते हैं, वहाँ भी एडमिशन मिल सकता है। तो जितने ललित कला के भाग हैं उसमें आप जा सकते हैं। आप वास्तु के बारे में जानते ही हैं और आर्किटेक्ट के बारे में जानते होंगे। ये सौभाग्य की बात है कि संस्कृत जो वास्तुकला है उसके बारे में थोड़ा गाइडेंस लोग देते हैं कि घर बनाता तो ये चीज़ घर बनाते समय इस वास्तु का ध्यान में रखना। लेकिन कभी आपने ये विचार किया कि देश में साल भर में कितने मंदिर बन जाते होंगे? मैं मानता हूं कि कम से कम 300-400 मंदिर तो बनते ही होंगे देश भर में। फेसबुक पर भी सूचना हमें मिलती है, हमारे गांव में ही मंदिर बना। मैं देख रहा था बिहार में इस साल कोविड के सीजन में 10 से 12 नए मंदिर बने। और मंदिर में पुजारी रहेंगे तो संस्कृत वाले रहेंगे, संस्कृत पढ़ेगा, मंत्र बोलेगा। लेकिन जब मंदिर बनने लगता है, लोगों को ये नहीं पता है, शायद आप जो अच्छे विद्वान हो उनको जानकारी होगी कि संहिता ग्रंथों में मंदिर निर्माण की प्रक्रिया है। और भी वास्तुकला में राजप्रसाद और मंदिर निर्माण के एक ढांचे दिए गए हैं। यदि आपको शिव मंदिर बनाना है तो इन नियमों का पालन करेंगे। विष्णु के मंदिर में ये चीज होना चाहिए। कहाँ सभा भवन, कहाँ नृत्य मंडप, कहाँ पर गर्भगृह, कहाँ क्या हो, इन सब का विधान उन संहिता ग्रंथों में है। दरअसल हमारे कोर्स का वो भाग नहीं होता है। हम जो पाठ्यक्रम में रखते हैं
उस प्रकार के कोर्स डिजाइन नहीं किए गए हैं, इसीलिए हम उससे परिचित नहीं होते। और आप एक प्रोफेशन के रूप में आप उसको अपनाते हैं और ये स्थापित करते हैं, तो लोग आपसे कंसल्ट करेंगे कि मैं मंदिर बनाने के लिए लाखों रुपया लगाने जा रहा हूँ, आप 5,000 रुपया हमसे फीस ले लीजिए और कृपया बताइए कि शिव मंदिर का वो शिखर कैसा होना चाहिए, शिव मंदिर के आगे कैसा होना चाहिए, क्या शास्त्रों में कैसा विधान है। तो प्रारंभिक कक्षा में तो आप लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ेंगे ही। यदि आपने व्याकरण नहीं पढ़ा, यदि आप शब्दकोश नहीं जानते हैं, सामान्य संस्कृत की जानकारी आपके पास नहीं है, तो संहिता ग्रंथ भी संस्कृत में लिखे हैं, आप उसके बारे में जानकारी नहीं जान सकते, उसको नहीं पढ़ सकते, उसको समझ नहीं सकते, उसकी व्याख्या नहीं कर सकते। हमारे मित्रों में से एक अनन्य मित्र हैं श्री कृष्ण जुगनू, राजस्थान के रहने वाले, और उन्होंने महनीय काम किया है। प्रकाशन के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है उनका। उन्होंने जो संस्कृत में रोजगार पर ग्रंथ हैं, शिल्प से जुड़े, व्यवसाय से जुड़े ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद किया है। आप कभी उनसे पूछिएगा कि आपको इस काम के लिए कितना प्रकाशक पैसा देता है। आप यदि एक किताब लिखते हैं और अच्छी किताबें आप लिख जाते हैं, मेरी भी कुछ किताबें हैं, प्रकाशक मांगते रहते हैं कि दे दीजिए मैं पब्लिश्ड कर दूं, तो मैं पूछता हूं कितना पैसा दोगे, तो वो कहता है गुरुजी मैं आपको 10,000 रुपया तो अभी दे रहा हूं और इसके बाद जैसे जैसे ये बिक्री होगी हम रॉयल्टी आपको देते रहेंगे। मैं कहता हूं कि रहने दो, मैं संस्कृत के प्रचार के लिए काम करता हूं, रॉयल्टी पाने की मुझे इच्छा नहीं है और मैं अपनी सेवा में हूं ही, भगवान ने मुझे नौकरी दे दी है। लेकिन आपके लिए मैं ये चीज़ कहता हूं कि यदि आप किताबें लिखते हैं और ऐसी किताबें जो समाज के लिए बहुत उपयोगी, संस्कृत में बहुत ऐसी पुस्तकें हैं जो समाज के लिए बहुत उपयोगी, समाज उससे परिचित नहीं हो पाया, श्री कृष्ण जुगनू जैसे लोग वैसी किताबों को प्रकाश में ला रहे हैं, उसका अनुवाद कर रहे हैं और भारी रॉयल्टी भी पा रहे हैं। इस काम को आप भी कर सकते हैं, ये एक अच्छा क्षेत्र है। समस्या क्या है, जिसको मैं शुरू में ही कहा था, मुझे कई बार बोलते बोलते ज़्यादा उत्साह आ जाता है तो शब्दों का चयन करना भूल जाता हूँ। वैसे ही कुछ शब्द कह रहा था लेकिन मैं रुक गया हूँ। क्लास में पढ़ा करके वही पाणिनि का लिखा हुआ सूत्र और वरदराज का लिखा किताब जिसमें आपका कोई योगदान नहीं है, उसी को एक बार आवृत्ति दे देते हैं जा करके कालिदास के किताबों का। उसको पढ़ने से आप फाइट नहीं कर सकते, ऐसे गुरु आपको विजय नहीं दिला सकते। वो मार्गदर्शन, उस गुरु को 24 घंटा पढ़ना पड़ेगा और निरंतर संघर्ष करना पड़ेगा जिस चीज़ के लिए वो पेमेंट पा रहा है। तो मैं गुरुजी से ये बार बार निवेदन करूँगा, आशा करूँगा कि कृपया अपने नॉलेज को बिल्ड करें, आगे बढ़ाएं और आप देखें, बच्चों को बताएं, उसमें लेखन कौशल विकसित करें ताकि वो आने वाले समय में इस समाज को पांडुलिपियों में लिखे हुए जो हजारों ग्रंथ हैं उसका उद्धार कर सके, ऐसी किताबों की रचना कर सके जिससे उसका रोजगार चल सके और वह डिजिटल हो करके कोई साइट डेवलप करे, यूट्यूब चैनल ही बना ले, वहीं पर अपना यूट्यूब रोज दिन एक बना करके दे। एक यूट्यूबर एक महीने में लाखों रुपया कमाते हैं, संस्कृत वाले भी कमा सकते हैं। मैं ही ऐड दिया हुआ हूँ। मुझे कई लोगों ने कहा, चूंकि मैं बहुत सारी चीज़ें बाहर से भी काम कराता हूँ, उतना लिख नहीं पाता, स्वयं टाइप करने में समय चाहिए, तो कहा कि इस पर ऐड चला दीजिए। मैं ऐड शुरू में नहीं चलाया था और आपको बताऊं हर महीने मुझे करीब 2,000 रुपये ऐड से मिल जाते हैं। बहुत ज़्यादा ऐड नहीं चलाया और बहुत ज़्यादा उसमें ऐसा नहीं किया ताकि पढ़ने में ज़्यादा व्यवधान न हो। 2,000 रुपया मुझे बैठे बैठाए मिलता है, मुझे कुछ नहीं करना पड़ता है, मैं स्वांतः सुखाई लिखते पढ़ते रहता हूँ। और यूट्यूबर यदि होते हैं तो लाखों लाखों रुपये आप कमा लेते हैं। तो आप भी यूट्यूब चैनल, बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब चैनल खोल रखा है, तो ऐसे बहुत सारे साइट हैं जहां आप संस्कृत विद्या को लिखिए और पढ़िए, घर में मस्ती से पैसा कमाइए, डिजिटल बन जाइए, तो रोजगार के अवसर वहां भी हैं। तो रोजगार के ढेर सारे अवसर हैं। उस अवसर को समझने के लिए सबसे पहले मुझे ये समझना पड़ेगा कि प्रारंभिक कक्षाओं में मैं किस विषय का चयन करूं ताकि आगे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो मेरा सहायक हो सके। मैं किस इंस्टीट्यूट में नामांकन कराऊं जहां की फैकल्टी अच्छी हो, अच्छा मार्गदर्शन मिलता हो,
अच्छी परिचर्चा हो, गोष्ठी होती हो, दोस्त वहाँ अच्छे मिले। लोग बेटे को ऐसे विद्यालय में इसीलिए नाम लिखा देते हैं कि वहाँ अच्छे दोस्त उसको मिले, क्योंकि बच्चे आपस में चर्चा करके बहुत कुछ सीखते हैं। एक का अभिभावक, मैं अपने बच्चे को जितना सिखाता हूँ, मैंने एक पीपीटी बना रखा है संस्कृत से रोजगार का, और वो पीपीटी मेरा बेटा ने बनाया, कक्षा 10 में इस साल है। मैंने उसको कहा कि बेटा तुम ये चीज़ खोजो कि इसी सब्जेक्ट को यदि कोई बच्चा ले लेता है तो उसको कौन कौन जॉब मिलेगा, और उसको मैं केवल ब्रीफ कर दिया था आधा घंटा कि रेलवे में देख लो कितनी वैकेंसी आती है, और इसी साइट पर वैकेंसी आती है, यहाँ तुम देख लेना, ऑनलाइन सर्च कर लेना, और कौन कौन सब्जेक्ट की जरूरत पड़ती। उसने ही एक ढांचा हमारा बना करके वो दे दिया। चूँकि पीपीटी बनाने में काफ़ी समय मुझे लगता, तो वो भी काम किया, वो खोजा भी, उसको एक प्रोजेक्ट वर्क में दे दिया था, उसने उस काम को करके मेरे लिए रख दिया। तो यदि मेरा बेटा इतना सीख गया, जान गया, वो जाएगा क्लासरूम में, वो अपने बच्चे से चर्चा करेगा, तो उसका दोस्त जो होगा वो भी इस बात को समझ जाएगा। मैं संस्कृत पढ़ा हूँ, संस्कृत के तमाम क्षेत्रों को जानता हूँ, संस्कृत पढ़ने से कहाँ क्या हो रहा है वो सब कुछ जानता हूँ, सरकारी नीतियाँ क्या आ रही है वो जान रहा हूँ, क्या भविष्य होने वाला है उसमें मैं भी सम्मिलित कभी कभी होता हूँ, और वो सारी चीज़ें मेरे घर के बच्चे जानते हैं। और जिसके पिताजी किसी अच्छे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में हो या आवास विकास में हो, उसका भी बच्चा पढ़ता है, तो वो नॉलेज इनबिल्ट होता है, डेवलप होता है, तो बच्चे बहुत कुछ सीख जाते हैं। फ्रेंड सर्किल उसकी अच्छी होती, उसको रोजगार में मदद मिल जाता है भविष्य में। तो आप ऐसे इंस्टीट्यूट में नाम लिखाएं जहां अच्छी फैकल्टी हो, अच्छे दोस्त हों। अब आगे जब आप बढ़ेंगे, आप कुछ नहीं, वेद मंत्र ही पढ़ लेना। तो यदि एक लड़का महानगर में बस गया और कर्मकांड जमा लिया और आप छोटे शहर में हैं, तो वो आपको कल बुला लेगा। एक यदि विदेश चला गया कर्मकांड कराने के लिए और आप भारत में ही रह गए, तो वो भी कोई न कोई मंदिर खोज के भारतीयों संपर्क करके आपको भी खींच करके लेके जाएगा। तो फ्रेंड सर्किल कृपया ठीक कीजिए। लखनऊ में 2-3 रविवार पहले मैं एक वेद विद्यालय के लिए ज़मीन देखने के लिए गया था। आपको नॉलेज के लिए बता देता हूँ, 5 एकड़ ज़मीन उन्होंने खरीदा है वेद विद्यालय के लिए। 3 एकड़ ज़मीन रजिस्ट्री करा ली है और 2 एकड़ पट्टे पर लिया है। अब पूछिए, वेद तो बहुत सारे लोग पढ़े हुए हैं, अपना रोजगार, अपना पेट पालने के लिए वो परेशान रहते हैं, और वो भी धन्यतम लोग हैं जो वेद पढ़ करके इतनी बड़ी संख्या में छात्रों को निःशुल्क शिक्षा देते हैं, भोजन आवास की व्यवस्था, और वो सारी व्यवस्था करने के लिए ज़मीन खरीद लिए। मैंने उनसे पूछा कि आप इतना पैसा लाए कहाँ से, क्योंकि अमूमन यहाँ जो 1 एकड़ ज़मीन का कीमत होता है, खराब से खराब जगह है, लखनऊ महानगर है, यहाँ पर 10 लाख से लेकर के 30 लाख रुपए और 60 लाख 80 लाख तक। तो ग्रामीण क्षेत्र से सटा हुआ एरिया है, 3 एकड़ ज़मीन रजिस्ट्री, मतलब उनको 30-40 लाख रुपए पर एकड़ में 1 करोड़ रुपया। तो 1 करोड़ रुपया जुटा कहाँ से लिया? वो संस्कृत ही पढ़ा है व्यक्ति ना, हमारे बीच का ही आदमी। उसने बताया कि हम शॉर्ट टर्म कोर्स चलाते हैं और हमारे बहुत सारे परिचित लोग विदेशों में रहते हैं। उन्होंने एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को पकड़ा, 2-4 ऐसे इंजीनियरिंग के लोगों को पकड़ा, मेडिकल साइंस के लोगों को, मेडिकल सेक्टर के लोगों को पकड़ा। चूंकि आस्था संस्कृत के प्रति केवल मेरी ही नहीं है, संस्कृत मेरा बपौती ही नहीं है, इस देश के जितने और विश्व के जितने निवासी हैं जो मानवता में विश्वास करते हैं, जो जानते हैं कि सत्य, अहिंसा, धैर्य, क्षमा जो मानवीय गुण हैं, ये समाज में स्थापित करने के लिए संस्कृत विद्या एक अमोघ अस्त्र है। यदि संस्कृत है तो जो आपका विश्व समुदाय है उसमें से जो उसके उदात्त गुण हैं उसका बहुत पालन करता है।
तो इसके मुरीद पूरे विश्व भर के लोग हैं और वो संस्कृत को खूब पसंद करते हैं और इसके लिए पैसा खर्च भी करना चाहते हैं। मानवता की रक्षा कौन नहीं करना चाहेगा। जब ये सरकार आई, सेंट्रल गवर्नमेंट में नमामि गंगे परियोजना आया, तो उस समय एक हुआ गंगा को स्वच्छ कैसे किया जाए। संस्कृत हम लोग पढ़े हैं, मुझे इस प्रोजेक्ट का भी पता चला। वन विभाग के एक अधिकारी मेरे परिचित, उन्होंने मुझे कहा, झा जी ये प्रोजेक्ट आया है कि गंगा के किनारे जितने जगह हैं उसको वनाच्छादित किया जाना है। ये बताइए कि वहाँ कौन ऐसा पेड़ लगाया जाए जो सूटेबल होगा गंगा किनारे। तो यदि आपको ये जानना है कि गंगा के किनारे कौन ऐसे पेड़ वनाच्छादित करेंगे जो ठीक से ग्रो करे, गंगा का पानी यदि वहाँ पहुँच जाता है सूखे नहीं, तो आपको इतिहास खंगालना पड़ेगा, आपको संस्कृत साहित्य पढ़ना पड़ेगा। और इसी के लिए उन्होंने हमसे संपर्क किया। पुराणों में वर्णन मिलते हैं, आप जाइए तो वहाँ मिलेगा कि राम जी ये चले, गंगा के किनारे पहुँचे तो वहाँ पर ये फल खाए। अब फल खाए भाई, गंगा के किनारे थे, वो पेड़ होगा तब तो फल खाए होंगे। तो इससे पता चलता है कि ये पेड़ गंगा के किनारे रहा था और इस पेड़ को लगाएंगे तो वहाँ जल का स्तर भी बना रहेगा, जमीन का कटाव कम होगा, हरितिमा रहेगी, पर्यावरण प्रदूषण कम होगा। तो एक साथ हम कई मोर्चे पर काम करते हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए आप सलाहकार की भूमिका में हो सकते हैं और यदि वैसे लोग आपके परिचित होते हैं तो पर्यावरण में आपका बहुत बड़ा योगदान होगा और आपको ऐसे बहुत सारे रोजगार मिल जाएंगे, प्रोजेक्ट मिलेंगे। आपको नमामि गंगे परियोजना में भी आप प्रोजेक्ट पा सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी परियोजनाएं होती है जिसको प्रोजेक्ट को बनाने के लिए या उसमें राय देने के लिए या उसको संचालित करने के लिए भी रोजगार के अवसर होते हैं, सरकारें लाती। तो जो तीर्थों का विकास हो रहा है, आज अयोध्या तीर्थ का विकास हो रहा है। हमारे संस्कृति विभाग के एक अधिकारी वहाँ पर अभी प्रतिष्ठानी हुए हैं, अयोध्या शोध संस्थान नाम है। अब राम जी के बारे में ही तो सब कुछ वहाँ होना और उसको कल्चर के रूप से समृद्ध करना, वो सारा कुछ संस्कृत में लिखा है। वाल्मीकि से लेकर के परवर्ती जितने विभिन्न राम काव्य हैं या और रामायण जितने हैं, मूल उद्गम है, व्याख्यान होगा, तो हम ही उनको डिजाइन करके बताएंगे कि आप इन विद्वानों को बुलाइए, एक्सपर्ट हैं, ये बताएंगे। और उसी के आधार पर राम के विग्रह का क्या वर्णन किया गया है, आर्किटेक्ट वैसा ही तो मूर्ति बनाएगा। आप कभी सोचिए, इस बात को बैठ करके सोचिएगा। बहुत लोग ये जानते होंगे, मैं ये व्याख्यान उन बच्चों के लिए दे रहा हूँ जो अप टू 12 में पढ़ रहे हों या BA MA तक के हों अधिकतम। जो हम भगवानों की मूर्तियां देखते हैं, चित्रकला देखते हैं, इसके स्रोत के बारे में आपने कभी सोचा? उसके दिमाग की उपज होती है या इसका कोई है? छोटे बच्चों के कोर्स में एक मूल रामायणम है। मूल रामायण में नारद जी प्रश्न पूछते हैं, को नस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च, इस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। तो राम के विग्रह के बारे में वहाँ बताया गया है कि राम इस प्रकार के। या हम लोग स्तुति करते हैं नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम, तो नील अंबुज के समान वो भगवान है। अब भगवान राम को गोरा हम नहीं दिखाते हैं, तो हम समझते हैं जब चित्रकारी करने के लिए बैठेगा तो उसका साहित्यिक स्रोत देखता है, उनके किन रूप का वर्णन किया गया है, उस एक्सपर्ट के रूप में आप काम कर सकते हैं। तो जब राम जी का कोई मंदिर बनेगा, विग्रह बनेगा, कुछ भी होगा, उनके ऊपर चर्चा परिचर्चा होगी, डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनेगा, कुछ भी चीज वहाँ होना है, कल्चरल उसको यदि डेवलप करना है, तो संस्कृत के विद्वान सहायक हैं। उन्होंने हमसे भी अनुरोध किया कि आपकी आवश्यकता बहुत ज़्यादा है और हमको इस विषय में आपकी बहुत ज़रूरत है, चूँकि उनको पद मिला था और उस पर उनको खरी उतरना है। तो संस्कृत के क्षेत्र में आपको यदि इन चीज़ों से आप जुड़ते हैं तो इतने अपार संभावनाएं हैं संस्कृत की। यदि देश को सभ्यता के रूप में, कल्चर के रूप में विकसित करना है, देखना है, तो संस्कृत को छोड़ करके असंभव है इसको आगे बढ़ा पाना। हाँ, यह सच है कि हमारे बीच के ही लोग, जैसे श्री कृष्ण जुगुनु हैं, उन्होंने उन चीज़ों को, संस्कृत के पुस्तकों को हिंदी में अनुवाद कर दिया। अंग्रेजों के समय में बहुत कुछ अंग्रेजी में अनुवाद हो गया, तो ये उपलब्ध हो गए हैं बहुत कुछ, लेकिन बहुत कुछ होना बाकी। और उसमें मेरी भी भूमिका है,
हम अपनी भूमिका उसमें सुनिश्चित करेंगे। जैसे दर्शन के क्षेत्र में योग, अब देखिए कितने योगी पैदा हो गए। हमारे लखनऊ में एक योग के अध्यापक हैं जो लखनऊ में पढ़ाते थे, अभी भी पढ़ा रहे हैं। उन्होंने मुझे बताया लॉकडाउन के पहले कि मैं 1 लाख रुपया ट्यूशन फीस पाता हूं पर मंथ। योग के हैं, संस्कृत में ही योग विषय है, 1 लाख रुपया केवल ट्यूशन फीस पाते हैं। तो डॉक्टर बहुत सारे होते हैं, पुड़िया बांध के देने वाले भी डॉक्टर होते हैं, और एक डॉक्टर का फीस 80,000 रुपया, अब 800 रुपया भी होता है पर डे का। तो तय आपको करना है कि पुड़िया गोली बांध के देने वाला संस्कृत वाला हरिओम कुछ रट के कर लेना है, या वैसा बनना है कि आप योग सीखें तो शिखर पुरुष बन जाएं, मेधावान बनिए। मैंने कल अपने एक व्याख्यान में बोला है कि संस्कृत में 2 प्रकार के लोग आते हैं, एक वो जो बहुत गरीब होते हैं परंतु मेधावान होते हैं, मुझे उनसे बहुत आशा है, और जो अनन्य गतिक हैं, कहीं फेल हो गए तो फेल पास करो वाला, वो उनसे मुझे आशा नहीं है। और ऐसे लोग ही संस्कृत को बदनाम करते हैं और आपको भी हतोत्साहित कर देते हैं, कह देते हैं संस्कृत में नौकरी नहीं मिल रही है। बहुत कुछ कहने लगूंगा यहाँ पर बैठ करके तो बहुत कुछ हो जाएगा, लेकिन मैं अनुभव करता हूँ, बहुत सारी योजनाओं को चलाते रहता हूँ, बहुत लोगों से बातचीत होते रहती है, और उन अनुभवों को बटोरने के बाद आपको ये चीज़ कहता हूँ कि संस्कृत में अपार संभावनाएं हैं, बहुत सारे रोजगार हैं, इतने ज़्यादा रोजगार हैं, आप जहाँ चलिए वहीं रोजगार है। पत्रकारों से बात कीजिए, पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत सारे लोग हैं, पत्रकारिता के क्षेत्र में। और लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय हो या और कई, हाँ और भी शायद कोई विश्वविद्यालय है जो पत्रकारिता विभाग खोला है। आप वार्तावली तो जरूर पढ़ रहे होंगे, सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, वहाँ भी काम करने वाली एक टीम है। आप ये गौर कीजिएगा कितना परिनिष्ठित संस्कृत वहाँ चाहिए। और कल जो कोरोना जैसे शब्द बना या तमाम नए शब्द बनते हैं, उसके लिए शब्द बनाने का सामर्थ्य चाहिए, तब आप न्यूज को लिख पाते हैं। तो वहाँ जो न्यूज बनाते हैं, पहले लिखा जाता है उसको, तो वो जो बनाते हैं न्यूज को, लिखते हैं, वो भी एक रोजगार है। जो प्रस्तुत करते हैं वो भी रोजगार है। एक बार वहाँ बैठ करके प्रस्तुत कर देते हैं, उसके लिए पैसे मिलते हैं, समाचार वाचक को भी पैसे मिलते हैं। तो ऐसे नए नए कई सेक्टर हैं और नए नए विषय हैं। आदरणीय मदन मोहन झा जी को बहुत मैं प्रणाम करता हूँ, आदर करता हूँ, सम्मान के साथ यहाँ आप आ गए हैं। और जब आप आ गए हैं तो मेरी वाणी थोड़ी शिथिल हो जाएगी, क्योंकि आप के सामने मैं बहुत कुछ नहीं बोल पाता हूँ। तो फिर से मैं मदन मोहन जी को सादर प्रणाम करता हूँ। मैं आगे बात बढ़ा रहा हूँ। जेएनयू में जैसे आप देख रहे होंगे, मैं मदन मोहन जी को इसलिए भी याद किया कि आदरणीय मदन मोहन जी को मैं भावुक हो जाता हूँ जब उनका नाम लेता हूँ, क्योंकि जो हमारी और उनके बीच की बात होती है ना, उसको मैं सार्वजनिक बहुत कुछ नहीं कर सकता, लेकिन 2-3 चीज़ें कह देता हूँ आपको। मैंने कहा मदन मोहन जी, आपने इतने ऐप्स बनाए और संस्कृत को बहुत सारे ऐप्स की ज़रूरत है, डिजिटल करने की ज़रूरत है। इसके लिए डाटा चाहिए और डाटा निर्माण के लिए मैन पावर चाहिए। कुछ पैसा होगा तभी तो ये सब काम होगा और द्रुत गति से हो जाएगा। तो ऐप का 2-4 रुपया कीमत रख दीजिए। इन्होंने कहा नहीं हो, पैसा नहीं, फ्री में बांटेंगे, भगवान ने हमको दिया है। तो आप ऐप बना लीजिए, पैसा कमाइए। बहुत सारे ऐप बनाने वाले पैसा कमा रहे हैं। जेएनयू में कोर्स ऐसे डिजाइन किए गए हैं, प्रगत अध्ययन केंद्र था, आज नाम बदल गया है, नाम मुझे स्मरण में नहीं है। तो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बहुत सारे क्षेत्र में जा सकते हैं। बोल करके मैं हिंदी में बोलता हूँ और लिख देता है स्पीच का, तो स्पीच टू वर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो संस्कृत में बहुत सारे टूल्स बन रहे हैं। और भाषांतरण के लिए यदि आप कभी ऐसे सेमिनार में जाएं जो भाषा प्रौद्योगिकी पर सेमिनार हो रहा हो, तब आप देखेंगे कि प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कितनी अपार संभावनाएं। और संस्कृत वो एक भाषा है जो विभिन्न भाषाओं की जननी है। तो संस्कृत प्रौद्योगिकी में जब हम काम करने के लिए चलते हैं या संस्कृत की समझ मेरे बीच में है, तो हम ट्रांसलेशन के क्षेत्र में, भाषांतरण के क्षेत्र में
बहुत सारे काम कर पाते हैं, रोजगार उसके बाद मिल जाता है हमको। तो तकनीकी क्षेत्र में बहुत गंभीर नहीं कहूँगा, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग इस बात को न समझ पाएं, चूंकि आज मैं इसीलिए बैठा हूं कि सामान्य बच्चे समझें और मोटी मोटी बातें कह दूं कि संस्कृत पर हो गया तो बहुत रोजगार है। तो आप वैसे संस्था में नाम लिखा लीजिए जहां आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए हो। मैं अपने ब्लॉग पर लिखा हूँ, संधि करना हो, हमारे चर्चा परिचर्चा भी फेसबुक पर होता है और कई विद्वान होते हैं, नोक झोंक होती है, तो वो अच्छी बातें लिख जाते हैं उसके बीच में। तो वहाँ आप यदि जाते हैं, वहाँ देखते हैं तो आपके टूल्स आपको मिलेंगे। बच्चा पढ़ने के लिए चलता है, जरूर नहीं कि रूप सिद्धि वहीं पर है, टूल्स के मदद से भी आप रूप सिद्धि कर सकते हैं, समझ सकते हैं, संधि की प्रक्रिया को समझ सकते हैं। इस प्रकार के टूल्स डेवलप किए। तो अम्बाकुल करणी जी हों या गिरीशनाथ झा जी हों या गुजरात के, मैं अभी जस्ट नाम भूल रहा हूँ, IAS अफसर रहे हैं, उन लोगों ने अभूतपूर्व योगदान दिया है। सभी इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं, आप उनके इंस्टीट्यूट में नामांकन करा सकते हैं, उनसे सीख सकते हैं। तो ऐसे प्रतिष्ठित संस्थाओं में कीजिए, उसके बाद रोजगार के अवसर उपलब्ध हो जाते हैं। मैं इस अवसर पर उमेश कुमार सिंह जी को भी याद करूंगा। उन्होंने अभी एक कीबोर्ड बनाया है, आप टाइप करते हैं ना, तो एक छोटी बात बता दूं, अभी किसी व्यक्ति ने मुझे टोक दिया था कि आप एक शब्द लिखे हैं जिसमें अवग्रह का चिन्ह नहीं है। उसके बारे में चर्चा होने लगी, चूंकि मैं मोबाइल में कर रहा था और मैं, कई लोग एस बीच में लिख देते हैं, रोमन लिपि का एस होता है और उसको अवग्रह मानते हुए काम चला लेते हैं। मैंने इसके ऊपर में काफ़ी खोजबीन की और पूछताछ किया लोगों से कि क्या ऑनलाइन लिखते समय मैं अवग्रह को लिख सकता हूं। तो पाया कि इसके लिए अभी तक कोई व्यवस्था नहीं बनी है, सपोर्ट नहीं कर रहा है, ऑनलाइन सपोर्ट सिस्टम नहीं है इसका। हाँ, फॉन्ट होते हैं, तो फॉन्ट की समझ, इन सारे चीज़ों को होनी चाहिए संस्कृत वालों को। कुछ नहीं होगा तो उठाएंगे, एक अपना लैपटॉप लेंगे और कुछ नहीं, इतना तो आ ही जाएगा कि किसी का आधार कार्ड नंबर गलत हो गया या किसी को कोई छात्रवृत्ति या नौकरी फार्म भरना है, सरकारी योजनाओं के जितने फार्म भरने, उसके लिए तो आप कर ही सकते हो ना। एक फार्म भरने के लिए 50 रुपए से लेकर 100 रुपए लेते हैं। जब उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान का फॉर्म निकलता है, मैं बच्चों से बहुत कुछ जानना चाहता हूँ, मैं उसके पीड़ा को अनुभव करना चाहता हूँ, उन समस्याओं को जानना चाहता हूँ, ताकि वो अधिक समस्याग्रस्त न हो। तो मैं पूछता हूँ, बच्चा बताओ तुम कैसे फार्म भरा? वो बताता मैं 4 किलोमीटर दूर गया, तब मुझे एक ये सेंटर मिला। कुछ ऐसे भी स्थान हैं और लोग हैं, और वहाँ 50 रुपया वो मुझे लिया। जानते हैं उसका दुष्परिणाम क्या होता है? पैसा लिया, उल्टा सीधा फार्म भरा, वो भी चल के चला आया, और बाद में पता चला उस बच्चे का फार्म ठीक से नहीं भरा गया, उसको स्कॉलरशिप नहीं मिल पा रही है। तो ये दिक्कत होती है। तो आप वो खुल जाइए, अपने समाज की भी सेवा कीजिए। पूरे लखनऊ में टाइपिस्ट संस्कृत वाला खोजने के लिए चलिए तो नहीं मिल पाता है। आप पूछिएगा, जितनी किताबें हैं प्रकाशकों से पूछिएगा, टाइपिस्ट की बड़ी समस्या है, संस्कृत में टाइप करने वाले कम लोग मिल पा रहे हैं। तो जो छोटे छोटे काम है ना, वो काम नहीं हो पा रहा है। फॉन्ट डेवलपमेंट का काम है। आप जानते हैं, मैंने लिखा है, फॉन्ट के ऊपर में भी लिखा है। तो आप किसी को देखते हो, किसी बच्चे का अक्षर बहुत सुंदर बनता है, सुडोल बनता है, किसी का खराब बनता है। तो जैसे विभिन्न प्रकार के अक्षर वो हस्तलेख होते हैं, वैसे भी अलग अलग फॉन्ट के साइज होते हैं, आकार होते हैं, कोई सुंदर होता है, किसी में कुछ खूबियां होती है। तो फॉन्ट डेवलप भी करते हैं। संस्कृत में अभी बहुत, वैदिक संस्कृत में बहुत सारे ऐसे चिन्ह हैं जिसके लिए फॉन्ट में स्थान नहीं मिल पाया। और यदि आपने वो फॉन्ट डेवलप कर लिया और उसको बेचा, मान लेते हैं 200 रुपया एक फॉन्ट का कीमत रखा, तो जितने प्रकाशन संस्थाएं हैं, जितने वेद के क्षेत्र में करने वाले लोग हाथों हाथ उस फॉन्ट को लेंगे और उसका यूज करेंगे। तो संभावनाएं हैं, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी संभावनाएं हैं, बहुत कुछ संभावनाएं हैं। और सब जो लोग लिखे पढ़े हैं, बहुत सारा चीज़ तो है ही लिखा हुआ। ऑनलाइन सर्च कीजिएगा संस्कृत में रोजगार, तो कुछ तो हम लोग लिखे हैं और उन्हीं को ले करके धीरे धीरे लोगों ने और भी लिखा है। राम
तीर्थ संस्कृत एकेडमी के हैं, उन्होंने अपने साइट पर लिखा था संस्कृत सर्जना पत्रिका में। तो इस प्रकार से लिखा और कुछ सामग्री अब उसको सजा वजा करके कुछ लोगों ने वीडियो भी बना दिया है। ये खुशी की बात है कि जो संस्कृत में एडमिशन के लिए बच्चे आते हैं, अध्यापक समझा नहीं पाते हैं, उसको ब्रीफ नहीं कर पाते हैं कि बच्चा तुम हमारे यहाँ नामांकन करा लो, तो भाग जाता है। कल ही मेरे पास एक फ़ोन आया था माननीय नवलता जी का, वो चाह रही थी कि आप बता दीजिए कि कौन कौन सी सरकारी योजनाएं हैं या संस्कृत क्यों पढ़े, बच्चों को यदि ब्रीफ करना हो या उसको समझाना हो ताकि विद्यालयों में नामांकन कर ले। तो इन सब चीज़ के लिए एक डाटा चाहिए। सब लोग नहीं समझ पाते हैं, सोच पाते हैं। कुछ अच्छे विद्वान हैं, हमारे देश के प्रख्यात विद्वान हैं, डिजिटल रूप से अब वो सब नहीं चला पाते हैं उतना, और मैं समझता हूँ वो जो काम कर रहे हैं वो करें, वही उनका आशीर्वाद हमें मिले। लेकिन इस समस्या से अपना देश, अपना संस्कृत समाज त्रस्त है कि यहाँ संस्कृत पढ़ने वाले बच्चों की कमी होती जा रही है। खास करके आधुनिक धारा का जो विद्यालय है, इंटर में बच्चे नामांकन नहीं लेते हैं। अब वो बच्चा जाके समझाता, वो टीचर समझाना चाहता है बच्चे को, अब बच्चा अपने घर वालों को कहेगा तो उसके पास चाहिए ना। वो कहता है हम संस्कृत पढ़ेंगे तो हम केवल पूजा पाठ कराएंगे बस, और कुछ है नहीं, या टीचर बन जाएंगे, यही 2-4 चीज़ें हैं। और वो टीचर जो चाहता है कि हमारे विद्यालय में नामांकन हो, वो नहीं समझ पाता है कि हम क्या क्या इसको कह लें, समझा लें कि ये नामांकन कर ले। तो ऐसे लोगों के लिए मेरा यह व्याख्यान शायद उपादेय हो, और मैं उन सभी गुरुजनों के जो संस्कृत शिक्षा से जुड़े हैं और अपने अथक परिश्रम से जुड़े हुए लोग हैं, बच्चों को किसी ढंग से अपने यहाँ नामांकित करा रहे हैं, उत्साहवर्धन कर रहे हैं, उनके इन कर्तव्यों का जो पढ़ रहे हैं, उन सभी लोगों को इस संस्कृत दिवस के अवसर पर मैं शुभकामनाएं देता हूँ। एक चीज़ छूट गया था जो याद आ गई बात, लखनऊ में जो वेद विद्यालय की बात कह रहा था, तो इस प्रकार के बहुत सारे आप भी कुछ साइट बना सकते हैं या कुछ काम कर सकते हैं और आपको फंड मिल सकता है। बहुत सारी ऐसी जो औद्योगिक घराने हैं, सरकारी नियम है वहाँ पर एक कि आप यदि कोई रजिस्टर्ड संस्था है उसमें आप यदि दाते हैं तो एटीसी के थ्रू, एटीजी के थ्रू उसमें छूट मिलता है और उनको कुछ काम करने होते हैं। तो आप संपर्क बढ़ाइए, उन लोगों के बीच में जाएं और वो लोग देते हैं, दान देते हैं और काफ़ी मिल जाता है। कुछ गतिविधियां करें। एनजीओ का नाम सुने होंगे आप, ऐसे विद्यालयों से भी संपर्क करें या विश्वविद्यालयों को भी देखें जहां समाज कार्य विभाग है। समाज कार्य विभाग में बहुत सारे एनजीओ वहां के बच्चे खोले होते हैं और सरकार एनजीओ को बहुत सारे काम देते हैं। हम लोग तो संस्कृत संस्थान भी थोड़े थोड़े काम देते रहता है, कभी कभी आइए संयुक्त तत्वावधान में कार्यक्रम करा लेते हैं या छोटे छोटे काम है। अभी इस अध्ययन सामग्री निर्माण के लिए विद्वानों से आग्रह किया हूँ, समाचार पत्रों में विज्ञापन निकला है। मैं समझता हूँ एक पुस्तक का यदि ई अध्ययन सामग्री आप बना लेते हैं तो 50 से 60 हजार रुपया आपको मिल सकता है। तो इस प्रकार के बहुत सारे हैं। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान की बहुत सारी योजनाएं आती है, प्रोजेक्ट वर्क आता है, उसको भी आप कर सकते हैं और ये करना बहुत आसान होता है। हम लोग सामने बैठे हैं, बताते हैं हर तरह की मदद करूंगा। मदन मोहन जी ने, आदरणीय मदन मोहन जी ने कहा संस्कृत के लोग इतने डिजिटली स्ट्रांग नहीं हैं, शायद इसको नहीं करें। तो मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि उसके लिए मैं बैठा हूँ। वो जितना जानते हैं उतना वो करें, क्योंकि जिस विषय को वो रोज पढ़ा रहे हैं, जितना अच्छा उसका व्याख्यान वो कर पाएंगे, जितना अच्छा वो लिख पाएंगे, क्योंकि वो बच्चों के बीच में बैठे हैं, उसको पढ़ा रहे हैं, उनके अनुभव का लाभ मैं लेना चाह रहा हूँ। तो वो लोग प्रोजेक्ट लें, अच्छा लगेगा। कल मैंने एक छात्र से, एक वीडियो वाले से बात किया था और कहा था कि मेरे सामने एक छोटी समस्या आ रही, क्या तुम ये करोगे, इतने रुपए धनराशि। उसने कहा हाँ सर हमको बताइएगा, हम कर देंगे। तो यदि मैं थोड़ा सा चला जाऊं उनके बीच में, जो वीडियो एडिटर है वो सब कुछ आपको बता देगा और इतनी ही धनराशि में आपको काम कर देगा। तो आप इस प्रोजेक्ट को भी ले सकते हैं। तो तमाम ऐसे प्रोजेक्ट सरकार के होते हैं, कई क्षेत्र के प्रोजेक्ट होते हैं। आप 2-4 दोस्त मिल करके एक संस्था बना लीजिए। मदन मोहन जी हमसे कह रहे हैं संस्था बनाने के लिए, संस्कृतम भारतम का, लेकिन कुछ व्यस्तता है और कुछ कोविड के चलते
व्यतिक्रम हो गया है, इसके चलते गठित नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये सारे रास्ते हैं, बहुत सारे रास्ते हैं। आपको ये भी बताएंगे कि आने वाला जो समय है ना, जो पैसे के पीछे भाग रहा है, इसमें मानसिक रोगियों की संख्या बहुत बड़ी होने जा रही है। और जब मानसिक रोगी होंगे तो डॉक्टर भी होगा। मैं इसके लिए गीता में अवसाद चिकित्सा करके एक लेख लिखा हूँ, और आप WTO का एक रिपोर्ट देखिएगा कि आने वाले दिनों में कितने मानसिक रोगियों की संख्या बढ़ने वाली। विश्व स्वास्थ्य संगठन का आप एक रिपोर्ट देखिएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन बताता है कि हार्ट डिजीज कितना बढ़ेगा, ये डिजीज कितना बढ़ेगा, उसमें मानसिक रोगियों की भी संख्या है। तो मानसिक रोगी क्यों हो रहे हैं? पैसे के पीछे हाई करके भाग रहे हैं। इसीलिए संस्कृत पढ़ने के लिए देता है, बैलेंसिंग शास्त्र है, इसमें पैसा भी मिलता है और आध्यात्म विद्या भी है। वो माइंड को ठीक करने के लिए, मन को प्रसन्नचित रखने के लिए भी यहाँ बहुत सारे गुण हैं, गीता में कहा गया है। तो ऐसे बहुत सारे शास्त्र हैं। तो वो जब पागल होंगे तो आध्यात्मिक चेतना मन को शांत करने के लिए और इन सारे ट्रीटमेंट को लेने के लिए आपके पास आएंगे। तो आप उनको ट्रीटमेंट दीजिए। बहुत सारे सलाहकार हो गए, आप आध्यात्मिक सलाहकार बनिए। बाबा रामदेव जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, योग सिखाते हैं और आयुर्वेद के क्षेत्रों में भी काम किए हैं, और उनका जो बौद्धिक है वो बहुत उपयोगी है। आप इस प्रकार के बहुत सारे बौद्धिक देखेंगे, लोग देते रहते हैं। आपसी कलह, पारिवारिक झगड़ा, पति पत्नी में अनबन, इसके लिए तांत्रिकों के बहुत सारे आप बैनर पोस्टर सब देखते होंगे। अब बताइए, ज्योतिषी लोग बता देता है कुंडली देख करके कि तुम्हारा ये नहीं मिल रहा है तो तुमको ये प्रॉब्लम होगा। अब यदि ये सारी समस्या है और बढ़ेगा, विवाह विच्छेद की समस्या बढ़ने वाली, मानसिक रोगियों की समस्या, और इन सब जो सामाजिक समस्याएं उत्पन्न होने वाली है, इसका रास्ता संस्कृत पढ़ के ही गुजरता है। आप यदि योग वासिष्ठ पढ़े हुए हैं तो आप उसको अच्छा मार्गदर्शन दे पाएंगे। जो संस्कृत में उदात्त भाव है, भारत का जो चरित्र है, ये कोई दूसरा पढ़ेगा, संस्कृत वाला ही पढ़ेगा। जो उदात्त भावनाएं हैं, मानवीय मूल्य हैं, तो ये आप यदि समझाएंगे, पारिवारिक कलह, पति पत्नी के बीच का कलह को आप जितना समझा सकते हैं, सुलझा सकते हैं, उतना और कोई कर नहीं सकता है। तो तमाम ऐसे सेक्टर हैं, सरकारी नौकरी वाला तो है, ये है, प्राइवेट में भी है, और बहुत सारे काम हैं, आप कर सकते हैं। बस सोचने की ज़रूरत है और थोड़ा आँख खोल करके देखने की ज़रूरत है कि दुनिया कहाँ कहाँ से पैसा कमा सकती है, कमा रही है, और इसमें हमारी हिस्सेदारी कितनी हो सकती है। तो आइए आप भी IAS बनिए, PCS बनिए, और 22 से 24 ऐसे पद होते हैं जो सिविल सेवा के अंतर्गत आते हैं। उन सभी पदों पर आप उपस्थित हों, काबिज हों। इसके लिए उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की ओर से गत वर्ष से ही सिविल सेवा की निःशुल्क कोचिंग दी जा रही है। 3000 रुपया अलग से स्कॉलरशिप देते हैं। जब मैं इसको डिजाइन कर रहा था तो हमारे साथ मेरे एक मित्र थे, वीर सनातन पूर्णेंदु राय। वीर सनातन पूर्णेंदु राय सिविल सर्विसेज परीक्षा की तैयारी कराने वाले सरकारी योजनाएं जैसे समाज कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक आयोग का है यहाँ, तो ऐसे तमाम विभाग बहुत सारे लोग चलाते हैं इसको। तो उसमें वो एज ए ट्यूटर के काम करते थे। ट्यूशन के क्षेत्र के बारे में मैंने तो आपको बताया ही नहीं। चलिए, तो उनसे मैंने राय ली। खैर, होते होते उसको एक सेटअप दिया गया और ये अनुभव किया, सोशल मीडिया पर भी लिखा था। बच्चों ने ये चीज़ बताया कि लखनऊ जैसे महानगर में रह करके और वहाँ पर सिविल सेवा की तैयारी कर पाना हम लोगों के लिए संभव नहीं होगा। कहाँ हम रहेंगे, कहाँ से खाएंगे, इतना पैसा नहीं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए 3000 रुपया मासिक उसको छात्रवृत्ति की भी व्यवस्था की गई। अच्छी फैकल्टी यहाँ पर है, और गत सत्र में 4 लोग सिविल सेवा में चयनित हुए, और मैं समझता हूँ दर्जन से अधिक लोग अध्यापक में चयनित हुए। क्योंकि अध्यापकों के लिए भी आप जाएंगे तो वहाँ आपको वो सामान्य अध्ययन और GK GS करना होगा, उस सब की तैयारी यहाँ कराई जाती है। और जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर लिया, ऐसे लोग तो ये छोटे मोटे ये सब नौकरी में तो तत्काल सेलेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ इतना माजा जाता है और उसका इतना है कि आप 24 घंटे व्यस्त रहेंगे। हमेशा टेस्ट लिया जाता है, बहुत कुछ करवाया जाता है, IAS बनाना। तो बहुत अपार संभावनाएं हैं, हम लोग देख रहे हैं, उस क्षेत्र में काम भी कर रहे हैं।
बस आपका सहयोग और आपके हौसले का स्वागत करूंगा। आप लोग एक अच्छा माहौल बनाएं, बच्चों को भी माहौल दें। हम लोग भी लगे हैं, कहीं कोई आवश्यकता हो तो ज़रूर मुझे याद करें, मैं उसी समय उपस्थित रहूंगा। संस्कृत सप्ताह की अनंत शुभकामना देते हुए फिर से आप लोगों का वंदन अभिनंदन करते हुए प्रणाम करता हूँ। नमस्ते। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।